सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो हाल ही में हम पढ़ रहे हैं छायावाद से संबंधित क्वेश्चन आंसर। देखिए, भारतीय जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और उनकी अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके लिए। भारतेंदु युग के भी अलग से प्लेलिस्ट है और द्विवेदी युग के भी अलग से प्लेलिस्ट है। छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और हालावाद की अलग से प्लेलिस्ट अभी बन रही है। ठीक है, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग दी गई है। आप प्लेलिस्ट के हिसाब से शुरू से लेकर आज तक के वीडियो, अगर आप नए यूट्यूबर हैं, अगर आप ने आज पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो आप पहले की प्लेलिस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हिंदी साहित्य से संबंधित आने वाले जो सभी क्वेश्चन हैं, अगर आपने भक्तिकाल, रीतिकाल को डिटेल्स से भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पूरा भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसी प्रकार से करवा रहे हैं आपको। एक भी क्वेश्चन की डिटेल्स को हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी रचना को भी नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, संपूर्ण करवाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। क्या दिया है? मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलिए से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दयी है और प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो इसमें क्या आएगा? प्रेयसी किस प्रवृत्ति, किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन इसमें हुआ है? तो क्या हुआ है? प्रेयसी निर्दयी है। क्या है? प्रेयसी निर्दयी है, ये इसका वर्णन हुआ है। आगे देखते हैं उत्तर। हाँ जी, देखिए, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरने के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। तो क्या है कि इस छंद में प्रेयसी की निर्दयता के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई हैं। आगे है, पुरुर्वः पुरस्तम परेहि, दुरापनावात इव हमस्मि। क्या है? पुरुर्वः पुरस्तम परेहि, दुरापनावात इव हम इसमें। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? क्या है इसका स्रोत? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, तैत्तिरीय उपनिषद है और ब्रह्मा वैवृत पुराण है। तो क्या आएगा इसमें? इसका ऋग्वेद है। क्या है इसका स्रोत? ऋग्वेद है। पुरुर्वः पुरुषतम परेहि, दुरापनावात इवाहस्मि, अर्थात हे पुरुर्वा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं और इनके कुल 5 अंक हैं। कितने हैं? कुल 5 अंक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या दिया है? मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। क्या है? मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। ये किसकी है? ये परिवर्तन से ली गई है। किससे ली गई है? परिवर्तन से ली गई है। देखिए, ये पंक्तियाँ किससे हैं? परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, देखिए आगे है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की। क्या है? कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की। ये किसकी है? ये किसकी पंक्ति है? तो ये आप सभी को पता है, ये कामायनी की पंक्ति है। फिर क्या है? सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा,
दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, ये किसकी है? तो ये सांदे गीत की है। किसकी है? सांदे गीत की है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, क्या है? उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, ये किसकी है? ये प्रिय प्रवास की पंक्ति है। तो क्या आएगा? 4 3 2 और 1, 4 3 2 1 आएगा। 4 3 2 1 कहाँ पे है? ए ऑप्शन में है। सूची 1 को सूची 2 से इस प्रकार से मिलान करना आपको। परिवर्तन इनकी 1926 की है, कामायनी 1935 की है। ठीक है, परिवर्तन। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, ये परिवर्तन है और ये 1926 की रचना है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, ये कामायनी 1935 की रचना है, उससे लिखा। फिर है सिंधु की निस्सीमता पर लघु, लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, ये सांदे गीत 1936 की है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, ये प्रिय प्रवास 1914 की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। क्या है? सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। छायावादी कवि व काव्य पंक्तियां इस प्रकार से हैं, देखिए। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। क्या है? संवेदन और हृदय का यह संघर्ष नहीं हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को हुआ था। आगे है, अब शब्द अधरों पर सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनका जन्म 1897। मानव तुम सबसे सुंदरतम, क्या है? सुंदर है विहग सुमन सुंदर, क्या है? सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत और पंत जी का जन्म 1900। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, ये महादेवी वर्मा का है और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 को हुआ है। आगे है, हाय रुक गया यही संसार बना हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार, यह काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? आपसे पूछा इसका प्रतिपाद्य क्या है? स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो इसमें क्या दिया गया है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक आएगा कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई भी अस्तित्व नहीं है। क्यों? हाय रुक गया यह संसार बना सिंदूर अनल अंगार, सिंदूर, स्त्री का सिंदूर कौन होता है? उसका पति होता है। वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार, कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। आगे देखिए, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। यह काव्यांश का प्रतिपाद्य पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत कृत परिवर्तन से उद्धृत हैं। ठीक है, आगे है, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग। क्या है? किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किलंजक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग, किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजलक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? किसकी हैं ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। किसकी हैं?
जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह झरना 1918 में किरण शीर्षक कविता से ली गई हैं। ईलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918 झरना संग्रह में संकलित है। देखिए, जो प्रसाद जी की प्रथम रचना है, छायावादी रचना कौन सी है, तो प्रथम प्रभात है, जो 1918 में झरना संग्रह में संकलित हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं और इनको भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। हिम किरीटनी इनकी 1943 की है और हिम तरिंगनी इनकी 1949 की है। इनकी रचनाएं हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। फिर है, प्रसाद को छायावाद को जनक किस आलोचक ने माना है? अभी हमने पढ़ा था कि प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक मानने वाले कौन थे? तो ईलाचंद्र जोशी थे। कौन थे? ईलाचंद्र जोशी। देखिए, ये हमने अभी पढ़ा था कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना किसने? ईलाचंद्र जोशी ने। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक ईलाचंद्र जोशी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1997 और महादेवी वर्मा का 1907। निराला जी का कहीं कहीं पे 1999 भी दिया हुआ है। प्रसाद जी की कामायनी में पत्र प्रतीकों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? पूछा आपसे। श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक है। एड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मनो मानव का प्रतीक है। वृषभ है वो आनंद का प्रतीक नहीं है। क्या नहीं है? वृषभ है वो आनंद का प्रतीक नहीं है। ठीक है। प्रसाद जी की कामायनी 1935 की रचना है। पत्र प्रतीकों में वृषभ आनंद का प्रतीक जोड़ा गलत है। सही जोड़ा इस प्रकार से है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की, एड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक। आगे है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा पूछा जाए आपसे किसकी कविता है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। कब की है? तो 1936 की है और इसको संपादित किसमें किया गया था? 1938 में अनामिका द्वितीय में। किसमें? अनामिका द्वितीय में किया गया था। ठीक है। आगे, राम की शक्ति पूजा 1936 की रचना है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसका आधार बंगला का कृतिवास रामायण है। ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है कि जो बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा वो किसमें है? निराला में है। निराला कृत सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोकगीत माना जाता है और कब का है? सन 1935 का है। देखिए, इनकी प्रमुख रचना है अनामिका। इनका प्रथम संस्करण 1923 में, द्वितीय संस्करण इसका 1938 में प्रकाशित हुआ था। तुलसीदास 1938 की रचना है। बेला 1946, कुकुरमुत्ता 1942, परिमल 1940 और इनकी जो सरोज स्मृति है, सरोज स्मृति, ये 1935 की है और राम की शक्ति पूजा इनकी 1936 की रचना है। ठीक है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? क्या पूछा आपसे कि निम्न में से जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका कौन सा काव्य है जो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो कौन सा काव्य है इनका जो स्मृति श्रेणी में आता है? तो हम बताएंगे आंसू। आंसू है इनका वो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। प्रसाद कृत जो आंसू है वो 1925 की रचना है, स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। आंसू 133 छंदों का एक विरह प्रधान स्मृति काव्य, इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं इनकी अशोक की चिंता 1928, अशोक की चिंता है इनकी 1928, लहर 1933, महाराणा का महत्व 1914, कानन कुसुम 1913, बब्रुवाहन 1911,
झरना 1918 और शोखोचवास इनकी 1910 की रचना है। प्रसादकृत कामायनी 1935 आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य है। इसमें प्रसाद जी ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति बताई है। इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15। पंद्रह सर्गों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आज। चलिए मैं बता देती हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? क्या पूछा आपसे? जो चित्राधार है वो किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? तो आप बताएंगे सियाराम शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मलिक मोहम्मद जायसी और जयशंकर प्रसाद। तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की चित्राधार है, जो किस में है? ब्रजभाषा में रचित है। और जो चित्राधार है वो ब्रजभाषा की क्या है? प्रथम कृति है। ठीक है, चलिए। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है। ब्रजभाषा की कविताएं प्रसाद ने कलाधर नाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह है कानन कुसुम है, जो 1913 का है, तथा प्रसाद जी की अंतिम रचना कामायनी 1935 की रचना है। प्रसाद की कृतियां हैं बब्रू वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, लहर 1933, कामायनी 1935, आंसू 1925, अशोक की चिंता 1928। अगला क्वेश्चन है, देखिए। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला है? तो मैंने ये काफ़ी बार बता दिया आपको कि इनकी जो यामा कृति थी 1940 की, इसके लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 42 साल बाद। ठीक है, यामा कृति के लिए। इसमें निहार, रश्मि, निर्जा, सांदेगित ये कविताएं हैं इनकी, ये संकलित हैं। और इसमें जो इनकी निहार, रश्मि, निर्जा और सांदेगित, इनमें गीतों का संकलन है। महादेवी वर्मा की जो यामा है 1940 में कृति थी ये, और 1982 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं निहार 1930 की है, रश्मि 1932, निर्जा 35, सांदेगित 36, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960 है। ठीक है, आगे है। महादेवी कृति सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। यामा में निहार, रश्मि, निर्जा और सांदेगित आदि का संकलन है। मैंने आपको बताया था कि निहार, रश्मि, निर्जा और सांदेगित को आप किस प्रकार से याद करेंगे। इसमें लिखेंगे 35 और इसमें लिखेंगे 45। इतने गीत हैं इसमें। ठीक है, कितने हैं इसमें? 35 हैं और इसमें 45 हैं, और इसमें थे 40। हाँ जी, 37 और इसमें 58। ठीक है, देखिए। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? ठीक है, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, ये किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद का है, लाला भगवान दीन का है, राधा कृष्ण दास का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, यह मान्यता सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी की है। छायावाद की विभिन्न मान्यताएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। रामकुमार वर्मा ने, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है?
आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया जब आत्मा पर पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। शांतिप्रिय द्विवेदी क्या कहते हैं कि छायावाद है वो एक दार्शनिक अनुभूति है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। क्या है? प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत ही क्या है? छायावाद। देखिए, सांध्य कांकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? देखिए, सांध्य कांकली है ये 1969 की रचना है। अंतिम कविता संग्रह किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और पहला इनका है जूही की कली। देखिए, सांध्य कांकली क्या है? 1969 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह। सांध्य कांकली में कुल 65 गीत हैं। इसमें 65 गीत निराला की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांध्य कांकली निराला का अंतिम संग्रह है। इसमें निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ संकलित है। कौन सी है? अंतिम कविता है इनकी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये इनकी अंतिम रचना है और ये इसमें संकलित है। देखिए, निराला की कृतियाँ इस प्रकार से हैं। जूही की कली है 1916, पंचवटी प्रसंग इनका 1921 और कहीं कहीं पे 1923 भी दिया हुआ है। परिमल है 1930, सरोज स्मृति 1935 और राम की शक्ति पूजा 1936 है। फिर क्या है? माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह है अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी हैं? देखिए, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह कला। पंक्तियाँ किसकी हैं? देखिए, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं और ये किससे ली गई है? सरोज स्मृति की। ये सरोज स्मृति है जो 1935 की रचना है, उससे ये संकलित है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। ठीक है, पाठ अन्य है और अन्य क्या है? कला है। पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन के बाद शोक गीत के रूप में जो सरोज स्मृति ली थी उस शीर्षक से लिखा है। निराला की कृतियाँ इस प्रकार से हैं। काव्य संग्रह इनके अनामिका जो पहला संस्करण 1923 और द्वितीय संस्करण 1938, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। प्रमुख कविताएं हैं उनकी सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, जूही की कली 1916, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग 1921 का है। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? देखिए, जो उच्छ्वास है वो किसका काव्य संग्रह है? तो किसका काव्य संग्रह? ये पंत जी का काव्य संग्रह। पंत जी का पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य संग्रह है क्या? उच्छ्वास। और उच्छ्वास कब की रचना इनकी? सन 1920 की है। क्या है इनकी? 1920 की रचना है। देखिए, उच्छ्वास 1920 की प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। यह पंत की प्रथम छायावादी रचना है। युगांत 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्य 1940 ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। ठीक है, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। परिमल किसकी काव्य रचना है? पूछा जा रहा आपसे कि जो परिमल है वो किसकी काव्य रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, पंत, निराला और रसखान। तो निराला की रचना है क्या? परिमल। परिमल किसकी रचना है? निराला की। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। इसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में हुआ था। जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविताएं हैं। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति इस की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। देखिए, परिमल की भूमिका में निराला ने क्या लिखा कि जिस प्रकार से मनुष्यों की मुक्ति होती है उसी तरह से कविता की भी मुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कवि का नाम पहले गुसाई दत्त था? सुमित्रा नंदन पंत का था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, धर्मवीर भारती या हरिवंश राय बच्चन का था? किसका नाम पहले गुसाई दत्त था? तो किसका था? सुमित्रा नंदन पंत का पहले नाम गुसाई दत्त था। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर। देखिए,
सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 में कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था। चिदम्बरा पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है। इस पर इन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अबे वो सुन बे गुलाब, ये गुलाब किसका प्रतीक है? राजनीतिज्ञ वर्ग का है, बुद्धिजीवी वर्ग का है, पूंजीपति वर्ग का है और श्रमिक वर्ग का है। क्या पूछा आपसे कि अबे सुन बे गुलाब, गुलाब किसका प्रतीक है? तो ये पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1942 में हुआ था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में लिखी गई थी। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण है। कविता में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कवि निराला ने किसे हिंदी में विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? क्या कहा? कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो किसको कहा है? निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। देखिए, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? कवि निराला। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसके प्रमुख काव्य हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940 और सप्तपर्णा 1960। यामा के लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है चंद्रगुप्त, जो 1931 का है। कार्नेलिया द्वारा ये गाया गया गीत है। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, देखिए, देखते हैं इसकी व्याख्या। आंसू काव्य वर्ष 1925 में प्रकाशित हुआ था। यह जयशंकर प्रसाद का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसकी रचना 133 छंदों में की गई है। हिंदी का मेघदूत भी इसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को छायावाद की प्रथम रचना भी कहा जाता है। अमानिस उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? अमानिस उगलता गगन घन अंधकार, ये राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। किसकी है ये? राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? राम की शक्ति पूजा की 1936 की कविता है ये। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा अनामिका काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित हुई थी। अनामिका में संकलित प्रमुख कविताएं इस प्रकार से हैं। सरोज स्मृति है 1935, तोड़ती पत्थर सच है 1935, झरना 1918, आंसू 1925, कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ हैं। आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आंसू को क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत। रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, पंक्ति किस रचनाकार की? क्या है? रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, पंक्ति किस रचनाकार की? मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो 354 में आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। क्या आएगा? महादेवी वर्मा। रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये महादेवी वर्मा की है। किसकी? महादेवी वर्मा की। राम के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, पंक्ति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी या सरस्वती किसने कहा? तो निराला जी ने कहा है। महादेवी वर्मा की काव्य कृतियाँ निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960 की रचना है। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया गया है। महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। क्या हैं इनके सर्वाधिक प्रिय प्रतीक? इनके कौन से हैं? तो ये दीपक और बादल हैं।
आगे पूछा है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये छायावाद के प्रतिनिधि नहीं थे, ये तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे। तो आपका ए ऑप्शन ही गलत आएगा। आगे पूछा है, उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, बिल्कुल ठीक है। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे, बिल्कुल ठीक है। उनमें साहित्यिक जीवन की पहली रचना सत्तू नामक कहानी थी, ठीक है, तो ये भी इनका सही है। जबकि ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन का ये कथन सही नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता करते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम 1939 का है। शर्मा जी की प्रमुख कविताएं हैं रश्मि रेखा, ऐपलकवासी, हम विस्पाई, जन्म के, विनोबा, स्तुवन और उर्मिला। नवीन जी की कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम और विद्रोह का स्वर भी प्रखरता से पाया जाता है, ठीक है। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।